हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं जियोग्राफी का दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम लोग दोस्तों एसएसटी कर रहे हैं। क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के एसएसटी जो है कि 3 पार्ट में हम डिवाइड करके उसको कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहले पार्ट में दोस्तों क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी जियोग्राफी को कवर किया है। उसके पहले हिस्ट्री को मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसका पीडीएफ आप लोगों को मतलब जल्द ही मिल जाएगा। सभी लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो है कि पीडीएफ उसका कहाँ से मिलेगा। तो उसके तीसरे पार्ट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कि हिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये जियोग्राफी का आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी पीडीएफ आपको इसके तीसरे पार्ट के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। जल्दी से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जो है जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच पाए और जिसका लाभ मिल सके, जाकि ज़्यादा लोग जो है कि सीटेट को एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 7 जियोग्राफी का पर्यावरण। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो हमारा पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या होता है, मूल आधार होता है। यानी पर्यावरण के बिना हम नहीं रहते हैं। पर्यावरण हमारा सब कुछ होता है। यह हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए क्या करता है, भूमि प्रदान करता है। अतः समझ सकते हैं कि पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं हैं। यानी कि पर्यावरण से ही हमें सांस लेने के लिए मिलता है, पीने के लिए जल भी मिलता है, खाने के लिए भोजन भी मिलता है और रहने के लिए भूमि भी मिलता है। पर्यावरण के घटक की बात करें तो वही है प्राकृतिक, यानी कि जलमंडल पूरा है जहाँ से हमें पीने के लिए जल मिलता है, वायुमंडल जहाँ से हम सांस लेते हैं, स्थलमंडल जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, और होता है जैवमंडल, जो भी सजीव चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, मनुष्य हों, जानवर हों, वो सभी क्या होते हैं, जीवमंडल, जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। मानव की बात करें तो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की एक मानव की होती है। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं या फिर क्या होता है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण निर्माण करते हैं। अतः आप समझ सकते हैं जो चीज़ें प्राकृतिक में उपलब्ध होती हैं, प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं, वे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है, पृथ्वी ठोस पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है सबसे, जिस पे हम रहते हैं, उसको कहते हैं स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यानी जहाँ पर जल होता है उसे कहते हैं जल मंडल। जैसे कि हमारे जलाशय होते हैं, नदियाँ होती हैं, ये सभी होता है, यह जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर वायुमंडल को क्या करता है, थामे रखता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वायुमंडल को बांधे रखता है, जिसकी कई परतों में डिवाइड किया गया है, जहाँ 5 परतों में। चौथा पॉइंट है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को क्या बनाते हैं, संभव बनाते हैं। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर चैप्टर आपका फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है और शुरू होता है चैप्टर नंबर 2। तो पर्यावरण के बारे में आप निश्चित रूप से जानते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब देखिए हमारे पृथ्वी के अंतर के बारे में, यानी कि पृथ्वी किस तरीके से बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके बारे में सबको पता है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। आंतरिक भाग की बात करें तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। पहले भाग को भूपर्पटी कहते हैं, दूसरे को मेंटल और तीसरा जो होते हैं आंतरिक क्रोड होता है। उसके बाद देखिए भूपर्पटी। तो दिया है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह महाद्वीप के सतह के नीचे 35 किलोमीटर तक है और ये सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। तो ये हमारा जो है भूपर्पटी होता है, जो 35 किलोमीटर तक है ज़मीन से लेकर के। ठीक है, और यह सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है, जिसे Cl भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, C से C, L से एल्यूमिनियम से Cl। ठीक है, उसी के शॉर्ट फॉर्म से बना हुआ है। और महासागर सतह के नीचे 5 किलोमीटर तक है, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है और इसे सीमय कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है और ये 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। तो भूपर्पटी आपके 35 किलोमीटर तक फैली है, कहाँ से, महाद्वीप के सतह से, और ये जो है आपका महासागर के सतह से 5 किलोमीटर तक है। उसके बाद पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है।
तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि इसके सबसे आंतरिक परत क्रोड है और जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह निकल एवं लोहे की बनी होती है जिसे नीफे कहा जाता है। तो निकल का नी और आयरन में Fe होता है तो फे, यानी कि नीफे भी कहते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, पर्पटी है। 84% मेंटल है और 15% क्रूड है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। टोटल आपका 84% यही हो गया, 15 ये और 16, तो ये 100% हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए उसके बारे में दिया हुआ है कि सेल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिया है कि सेल पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। तो और सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आग्नेय सेल, दूसरा कायांतरित और तीसरा अवसादी सेल। ठीक है, तो सबसे पहले आग्नेय सेल के बारे में जान लेते हैं। दिया है कि यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है जो आग्नेय सेल होती है। जैसे उदाहरण के लिए इसका दिया है ग्रेनाइट और मसाले तथा चूर्ण ग्रेनाइट से बने होते हैं। बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पूछता है कि ग्रेनाइट जो है ये किसका एग्जाम्पल है, तो आग्नेय सेल का है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा अवसादी सेल। दिया है कि प्रकृति के कारकों द्वारा सेल किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर एवं कठोर होकर सेल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया हुआ है बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। वहीं पर दिया है कि दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा कायांतरित सेल। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है कि दिल्ली का लाल किला जो है किस सेल से बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे अवसादी सेल से बना हुआ है। कायांतरित सेल की बात करते हैं तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना एवं पत्थर संगमरमर में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह चीज़ याद रखिए कि चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कायांतरित सेल है। ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट जीवाश्म क्या होता है। तो सेलों की जो परत होती है उसमें जो दबे मृत पौधे और जीव जंतु के अवशेष होते हैं उन्हें को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तीसरा है तो हमारी बदलती पृथ्वी। दिया है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के होने वाले गति के कारण होता है और ये वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। उसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी। तो दिया है कि प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक यानी कि बाहर होते हैं तो उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न कर सकते हैं तो कभी धीमी गति। और भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र होता है, कौन, भूकंप, जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ये आपका ज्वालामुखी होता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। भूकंप क्या होता है, तो स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र क्या होता है, तो भूकंप का, तो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। सपोज दैट, मानिए कि ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर जहाँ से ये इसका स्टार्ट होगा, जहाँ से ये भूकंप स्टार्ट होगा, इसका जो वहाँ पे स्थान कंपन आरंभ होता है जहाँ से, वो होता है उद्गम केंद्र। और ऊपर वाला जहाँ से ये उद्गम केंद्र भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं, यानी कि जहाँ पे ये होता है आपका अधिकेंद्र। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। भूकंपीय तरंगें कितनी तरंगें होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। एक पी तरंग होती है जिसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, दूसरी एस तरंग होती है जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और तीसरी यल तरंगें होती हैं जिन्हें पृष्ठीय तरंगें कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भूकंप का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। तो ये चीज़ अलग, ये गलत दे दिया है। भूकंप तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, तो उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है जिससे मापी जाती है। तो याद रखिएगा,
भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और जिस यंत्र के द्वारा भूकंप नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ शायद भूल गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको बता दे रहे हैं। आगे देखिए मुख्य स्थलाकृतियाँ। तो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, अपक्षय की क्रिया पूछ लेता है आपसे। तो पृथ्वी की सतह पर जो शैलों के टूटने से क्या होती है? अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, वायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नदी क्या होता है? तो नदी के जल से दृश्य भूमि का क्या होता है? अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटों में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे विसर्प कहते हैं। यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जलप्रपात हो गया, विसर्प हो गया। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप से नदी से कट एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिसे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि ये नदी के दोनों तरफ जो बांध बनाए गए होते हैं इसी को तटबंध कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिया हुआ है कि नदी अमल धाराओं में विभाजित हो जाती है। इनको वितरिका कहते हैं। यानी कि इस तरीके से नदी आ रही है, ठीक है, नदी आ रही है और इस तरीके से ये कई भागों में बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? वितरिका कहा जाता है। दिया है कि नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करती हुई मुहानों के अवसादों के संग्रहण से डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद दिया हुआ है कि समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती ही रहती हैं जिसे दरार विकसित होती है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं और इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। दिया है कि लगातार अपर्दन छत को भी क्या करते हैं? तोड़ देता है जिससे केवल दीवार बचती है और जिसे स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्र भृगु कहते हैं। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए तटों को भी समुद्री भृगु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिया हुआ है हिमनद। तो दिया है कि हिमनद अथवा बर्फहीमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन की बात करें तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। यानी रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिसको बालू का टिब्बा कहते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 3 कंप्लीट होता है आपका और शुरू होता है चैप्टर नंबर 4 वायु। दिया हुआ है कि वायु, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि वायुमंडल का संगठन की बात करें तो जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन का देखें तो जो प्रतिशत है वो 78% है। ऑक्सीजन 21% है। आर्गन की बात करें तो 0.093% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है और अन्य सभी गैसें जो हैं 0.04% है। आगे देखिए, दिया हुआ है नाइट्रोजन। तो दिया है कि वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दिया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप प्रसाद संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनुष्य।
दिया है कि मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या होता है कि संतुलन बना रहता है वह हमारे वायुमंडल में। दिया है कि आर्गन एक रासायनिक तत्व है और यह एक निष्क्रिय गैस है, और कुछ अन्य गैसें भी हैं, हीलियम, हाइड्रोजन आदि, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। उसके बाद बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में क्या है, विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। पृथ्वी की सतह से जो आरंभ होता है तो पहला परत होता है क्षुभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। दूसरा पॉइंट है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल होता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तीसरा है आपका देखिए ओजोन मंडल वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ओजोन जो परत है वो किस मंडल में उपलब्ध है, तो याद रखेंगे समताप मंडल में। उसके बाद दिया है मध्यमंडल। तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले पिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद है आपको मध्यमंडल, आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि उल्का पिंड किस जो है कि मंडल में आकर के जल जाते हैं, तो आप याद रखेंगे मध्यमंडल में। चौथा है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। आयन मंडल भी पूछा जाता है किस परत का भाग है, ठीक है। तो बाह्य वायुमंडल यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। उसके बाद पांचवा और लास्ट जो आपका मंडल है वो है आपका बहिर्मंडल। उसके बाद है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। उसके बाद मौसम और जलवायु की बात करें तो दिया है मौसम। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है और जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तापमान। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार भी क्या करता है, बदलता रहता है। आतपन क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। दिया है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं। ये आप पहले ही क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इसी कारण नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन जो है गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन भी क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद दिया है वायुदाब। तो दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। यह है कि वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप द्वारा प्रभावित होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे देखिए पवन। तो दिया है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन के प्रकार की बात करें तो अस्थायी पवनें हैं। किसको कहा जाता है, अस्थायी पवनें। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें क्या हैं, तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है स्थानीय पवनें। तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर और भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आर्द्रता क्या होती है। तो दिया हुआ है कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं।
उसके बाद जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं, और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बनाते हैं, और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में न तैर सकें, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। दिया है कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है, और ज़्यादातर भौमी जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो है 4 कंप्लीट होता है, और स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 5 जल। तो दिया है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का क्या कर लेते हैं, रूप लेते हैं, और वहाँ से यह वर्षा हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। उसके बाद दिया हुआ है कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी क्या है, मौजूद है। दिया है जल के विवरण के बारे में। तो दिया है कि पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, और यदि पृथ्वी पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो निम्नलिखित तालिका में जल का विवरण प्रसिद्ध दिया गया है। जैसे महासागर में 97.3 है, ठीक है, बर्फ ढका हुआ है। उसके बाद जो है कि ये भूमिगत जल दूसरा है 0.068। उसके बाद झीलों का अलावर जल की बात करें तो 0.009 है। स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें कितना है, तो इतना है। वायुमंडल नदियों की बात करें तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बनाती है। लवणता 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है, और महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। तो ये आप याद रखेंगे 35 भाग। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इजराइल के मृत सागर में कितने जो है 1000 प्रति कितना जो है ग्राम प्रति लीटर लवणता है। उसके बाद याद रखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, महासागरीय परिसंचरण। तो दिया है कि महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। सबसे पहले जान लेते हैं तरंगों के बारे में। तो दिया है कि जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है, यानी जब जल सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें कहते हैं इन्हें तरंगे कहते हैं। और भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली ज्वारीय तरंगे भी उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, तो आपका है ज्वार भाटा। दिया है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। उसके बाद सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार, और जल का नीचे गिरना उसे भाटा कहते हैं। तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। उसके बाद दिया है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जिसके कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं, और इस ज्वार को क्या कहते हैं, बृहत ज्वार कहते हैं। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार आता है। इसे लघु ज्वार कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। दिया है कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं, और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराओं की बात करें तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, और ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है कि गर्म जलधाराएं होती हैं, और गर्म जलधाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। ठंडी महासागरीय धाराओं की बात करें तो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये लेब्राडोर शीत महासागरीय धाराएं होती हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, और जापान के आसपास यह उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण है। ये आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आप निश्चित रूप से याद करके ही आएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा।
चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। दिया है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और तो इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। दिया है कि प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार। वन के बारे में बात करें तो जो वृक्ष तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल की बात करें तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, और कांटेदार यानी कि ये शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब चलते हैं वनस्पति के प्रकार के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इससे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। दिया है कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास जो है कि पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, और आमतौर पर यहाँ दृढ़ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महंगोई, ठीक है, ये आदि जो है कि क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम और शीशम हैं। इसमें फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने हेतु बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर और बंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिया हुआ है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो दिया है कि उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ बांज, एस, बीच पेड़ पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए जानवर और फिजेंट तथा मोनल पक्षी भी पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। तो यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु पाई जाती है। उसके बाद देखिए, दिया हुआ है कि इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश खट्टे के फल पैदा किए जाते हैं। शंकुधारी वन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 सेल्सियस में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था आपका। उसके बाद दिया हुआ है कि ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, और ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, अखबारी कागज तथा नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए किया जाता है। बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है, और चीड़, देवदार, मुख्य पेड़ और मिंक, ध्रुवीय भालू जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका बन जाता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में। तो घास स्थल से आपका 100% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दिया है कि A1 भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास, ब्राज़ील में कंपोस्ट घास और वेनेजुएला में लानोस घास पाई जाती है। दिया है शीतोष्ण घास स्थल। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड स्टेपी
और ऑस्ट्रेलिया में डॉन, ये सभी घास पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन जाता है। उसके बाद दिया है कंटीली झाड़ियाँ, तो शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की क्या होती है, कमी रहती है। ध्रुवीय प्रदेश की बात करें तो अत्यधिक ठंडा इलाका होता है, यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है कि सिर्फ विकसित होती हैं और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ पर जानवर की बात करें तो यहाँ सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी आदि जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के बारे में। तो चलिए देखिए, प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे और जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। और बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध एवं भूमि उपजाऊ थी। इस वजह से व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। सबसे पहले सिंधु घाटी नदी के सामने जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, मेसोपोटामिया का हुआ, मिस्र सभ्यता का हुआ जो नील नदी के किनारे हुआ, ये टग्रिस नदी के किनारे हुआ। तो नदियों के किनारे एक जो है कुछ सभ्यताएं विकसित हुई थी। बस्तियां क्या हैं, तो बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं। इस बस्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। अस्थायी बस्तियां क्या होती हैं, तो लोग रहने के लिए अस्थायी घर बनाते हैं, वो अस्थायी बस्तियां होती हैं। अस्थायी बस्तियां क्या होती हैं, तो जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वो अस्थायी बस्तियां होती हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों निवासी अक्सर जो है अस्थायी बस्तियों में क्या करते हैं, रहते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है, तो आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि के लिए मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। गांव में बात करें तो ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। सघन बस्ती क्या होती है, तो जहां पर घर पास पास होते हैं उसे सघन कहा जाता है। प्रकीर्ण क्या होता है, तो जहां घर दूर दूर होते हैं उन्हें प्रकीर्ण कहा जाता है। तो मनुष्य ने अपने आवास वातावरण के अनुकूल बनाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल क्या करते हैं, घर बनाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म तथा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। और गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। परिवहन की बात करें तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था और उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। परिवहन के साधन की बात करें तो सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, जल मार्ग भी है और वायु मार्ग भी है। तो ये जो है कि चार जो है परिवहन के साधन हैं, चार प्रकार से होते हैं। तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जो मार्ग हैं वो क्या है, तो सड़क है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि कहते हैं, यानी कि और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है आज के समय में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जल मार्ग के बारे में। तो प्रारंभिक समय में परिवहन समय के लिए जलमार्ग का जो है कि उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग जो है सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जल मार्ग और एक दूसरा समुद्री मार्ग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला है हमारा वायु मार्ग। दिया है कि 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यह यातायात अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंचा सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क व रेल मार्ग नहीं है।
संचार की बात करें तो दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। और संचार के साधनों की बात करें तो बहुत से हैं आज के समय में, जैसे समाचार पत्र हैं, रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट, ये सभी क्या हैं, आज के समय में संचार के साधन हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। तो दिया है भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो भूमध्य रेखा के 10 मिनट उत्तर और 10 मिनट दक्षिण के मध्य के भाग को कहा जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस चैप्टर से। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और यह नदियाँ हैं कुछ पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला के भाग से क्या होती हैं, अपवाहित होती हैं। जलवायु क्या होती है, तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। दिया है यहाँ मौसम दिन एवं रात में एक समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षा वन की बात करें तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। वर्षा वन में प्राणी जगत जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी और प्राणियों में बंदर, सलाद, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ आदि पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन क्या है, समृद्ध है, परिपूर्ण है। वर्षा वन के निवासियों के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। यहाँ कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। वर्षा वन अधिक मात्रा में घरों के लिए जो है लकड़ी प्रदान करते हैं और यहाँ के लोग पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। 1917 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक जो है कि पहुँचना क्या हो गया है, संभव हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 मिनट उत्तर से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। इनके मैदान, पर्वत, गिरिपाद, डेल्टा एवं बेसिन इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः क्या है, मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया और जून 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम का भी शुभारंभ कर दिया गया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे कि सूसू एक प्रकार की डॉल्फिन अंधी मछली होती है जो गंगा नदी में क्या होती है, पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 8 और स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए घास स्थल। तो जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, यह पृथ्वी का 1/4 भाग पर फैले हैं। घास स्थल की बात करें तो 2 प्रकार की होती हैं, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। प्रेयरी घास की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान तथा पहाड़ियों वाले प्रदेश होते हैं। पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक और अमेरिका में प्रेयरी का अपवाहन मिसी है। कनाडा में साच किचन द्वारा होता है और मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। यहाँ के प्रेयरी की बात करें तो लैटिन शब्द जो है प्रिएटा से बना अर्थ जो है कि जिसका अर्थ होता है क्या, सद्दल। जलवायु यहाँ की बात करें तो चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु। ग्रीष्म में तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से माइनस जो है कि 20 डिग्री होता है। वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। चीनों जो है कि यहाँ पर स्थानीय गर्म पवन बहती है। यहाँ पर देखिए वनस्पतियों की बात करें और प्राणी जात की तो पेड़ जो है कि यहाँ पर पेड़ में सरपत, आल्डर, पॉपुलर पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। यहाँ की प्रमुख फसल की बात करें तो मक्का, अन्य
मक्का, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा ये सभी हैं। और विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं देखभाल करने वालों को काउबॉय कहते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, काउबॉय आपका पूछा जाता है तो मवेशी फार्म को देखभाल करने वालों को क्या कहते हैं, काउबॉय कहते हैं। प्रमुख पशु की बात करें तो यहाँ पर बाइसन, अन्य खरगोश, काईगोत, गोफर और प्रेरी कुत्ता पाए जाते हैं। लोगों की बात करें तो लोग यहाँ के परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंपाइन के उपयोग द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है। यह विश्व का धन्याधार कहलाता है। गेहूं के विशाल उत्पादन का कारण होता है यहाँ पे। और दुग्ध उत्पादन एक अन्य उद्योग है। यहाँ कोयला, लोहा जैसे खनिज पदार्थों के भी विशाल भंडार हैं तथा इसे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है यह। ठीक है, विल्ड क्या होता है तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को विल्ड कहते हैं। यह 600 मीटर से 1100 मीटर तक ऊंचे उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकसबर्ग पर्वत से नीचे है और पश्चिम में कालाधारी रेगिस्तान, उत्तर पूर्व में उच्च विल्ड है। और नदी की बात करें तो ऑरेंज लिम्पियो है। जलवायु यहाँ की है नम जलवायु है। शीत में जो है ठंडी एवं शुष्क 5 डिग्री से 10 डिग्री तक तापमान रहता है। जुलाई सबसे ठंडा माह होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन एवं वर्षा जो है कि नवंबर से फरवरी तक होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। उसके बाद वनस्पति एवं प्राणी जात की बात करें तो वनस्पति विरल होती है और लाल घास विल्ड की झाड़ियों में बबूल, मरोला जो है कि कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जानवरों की बात करें तो शेर, तेंदुआ, चीता और कुड्डू पाए जाते हैं। निवासियों की बात करें यहाँ पर रहने वाले तो दिया है कि पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध उपजाऊ भूमि नहीं होती है। यहाँ मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू प्रमुख फसल हैं। ठीक है, प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो भेड़ पालन उनके लिए यहाँ ऊनी उद्योग विकसित है। मैरिनो भेड़ प्रमुख प्रजाति है और ये दुग्ध उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आपका रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान क्या होता है तो रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जहाँ अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। भारत में गर्म रेगिस्तान थार और भारत में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। विश्व का गर्म रेगिस्तान सहारा है। एशिया का गर्म रेगिस्तान गोबी है और भारत का गर्म रेगिस्तान थार है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिया है गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो ये कुछ देश हैं 11 जिससे जो है कि ये घिरा हुआ है। सहारा मरुस्थल, रेत, बालू की परत, बजरी के मैदान, नग्न सतह के उत्तीर्ण पठार, ये सतह 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। सहारा रेगिस्तान की बात करें तो आज का रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ, सामान्य जानवर भी थे। जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ की जलवायु की बात करें तो सहारा रेगिस्तान जलवायु अधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ बादल रहित निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाता है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी लगभग 0 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वनस्पति एवं प्राणी जात की बात करें तो कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। मोरक्को में टैफिलालेट मरुधान ऐसा ही विशाल मरुधान है जो 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, इनके आसपास निवास करते हैं। ये खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपका अध्याय 1 आ चुका है, यानी कि चैप्टर 10 आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर, यानी कि आपका क्लास 7 का पूरा जियोग्राफी कंप्लीट होता है। और ये आपका जो है क्लास 8 का है, तो जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूरे जियोग्राफी को, क्लास 8 को। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा। और यदि आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।